हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, कल हमने फर्स्ट लेसन किया था ईवीएस का, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था बेसिक ऑफ इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं विद कंसेप्ट हमने समझे थे। और हाँ फ्रेंड्स, आज आप लोग थोड़ा सा मेरी वॉइस को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स एकदम से पहले क्या हो रहा था, गर्मी हो रही थी, फिर अचानक से ठंड हो गई, तो जो कोल्ड थी वो मुझे हो गई है। ठीक है, तो थोड़ा सा जो वॉइस है उसको आप लोग नेग्लेक्ट कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम जो सेकंड टॉपिक है, कल हमने सिलेबस देखा था, उसके अंदर हमारा जो सेकंड टॉपिक था वो क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। सतत विकास को फ्रेंड्स हम एक और नाम से भी जान सकते हैं, टिकाऊ विकास। फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों ने कल की वीडियो देखी होगी और उसी को देख करके आप लोग आज की वीडियो पर आए हैं। मैं नहीं चाहती कि मैं लाइक शेयर ज़्यादा कह करके आप लोगों का टाइम वेस्ट करूं, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा टाइम बहुत ही प्रीशियस है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, टिकाऊ विकास, तीनों एक ही चीजें हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट without compromising the ability of future generation to meet their own needs। ये मैंने इंग्लिश में डेफिनेशन लिखी हुई है, आप लोग बोल रहे थे बाईलैंग्वेज लेके चले, तो फ्रेंड्स जो मेरे कंटेंट है वो बाईलैंग्वेज ही है। कहीं पर आपको हिंदी में मिलेगा, कहीं पर आपको इंग्लिश में मिलेगा, लेकिन मैं आपको जो समझा रही हूँ वो दोनों भाषाओं में समझा रही हूँ। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, एक इस तरह का डेवलपमेंट होता है फ्रेंड्स, जो हमारी जो प्रेजेंट नीड्स है, जो हमारी वर्तमान में जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करता है, और साथ में जो फ्यूचर जनरेशन है, जो हमारी नेक्स्ट पीढ़ी आने वाली है, उसकी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखता है, उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो आप लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो मीन्स है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो इसके अंदर जो विकास होता है, अपनी देसी भाषा में बोले तो कौन सा विकास होता है, टिकाऊ विकास होता है। कि हम इस तरह से जो डेवलपमेंट है उसकी तरफ बढ़ते हैं कि जो आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो कम ना हो, उनको भी वो रिसोर्सेज मिल जाए, उन रिसोर्सेज का ज़्यादा अपघटन ना हो। तो आई होप आप लोगों को ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हमें जो प्रेजेंट में जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका यूज इस तरह से करना है कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी वो सेव हो सके। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, द कंसेप्ट वाज गिवन बाय द ब्रेटलैंड कमीशन इन 1987। कि जो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसका जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था, ब्रेटलैंड कमीशन ने दिया था। किस कमीशन ने दिया था, ब्रेटलैंड कमीशन। और आप फ्रेंड्स, जो मैं दो बार बातों को बोलती हूँ वो इसीलिए दोहराती हूँ कि आप लोगों को क्लास में ही हाथ के हाथ याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, जो ब्रेटलैंड कमीशन है उसने 1987 में क्या दिया था, कंसेप्ट दिया था। किसका कंसेप्ट दिया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, सतत विकास का, लगातार विकास का, टिकाऊ विकास का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था, ब्रेटलैंड कमीशन ने दिया था। कब दिया था, 1987 में दिया था। पीएम ऑफ नॉर्वे, जो नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके द्वारा ये दिया गया था। जो ये आयोग था ब्रेटलैंड कमीशन, जो हमारा ब्रेटलैंड जो आयोग है उसी आयोग को क्या कहा जाता है, WCED आयोग भी उसी आयोग को कहा गया है, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। WCED की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। पर्यावरण और जो विकास है उसके ऊपर जो आयोग हुआ था, उस जो ब्रेटलैंड आयोग हुआ था उसी को WCED आयोग भी कहा जाता है। आगे देखिए, इसकी और जो डेफिनेशन है उनको हम अच्छे से देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज डिफाइंड एज द यूनिटी ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। देखिए, इस बात का मीन्स क्या हुआ कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जो सतत विकास है, वो एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की क्या है, यूनिटी है, उनका जो मिला जुला रूप है। वो ना तो जो डेवलपमेंट है वो हमारे एनवायरनमेंट को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी एनवायरनमेंट को सेव करके रखेगा। पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने के लिए इस आयोग का गठन किसने किया था, यूएनओ ने किया था। अब आपसे यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पहले क्या क्वेश्चन बना, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसकी डेफिनेशन, आप लोगों को उसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई कि फ्यूचर जनरेशन को जो हार्म ना पहुंचाए इस तरह का विकास करें हम। ठीक है, देन उसके बाद क्या आता है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है
उसका जो कंसेप्ट है वो किसने दिया, ब्रटलैंड आयोग ने दिया। ये भी क्लियर हो गया। कब दिया, 1987 में दिया। अब जो ब्रटलैंड आयोग है उसका जो गठन था, उसका गठन क्यों किया गया था, पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने के लिए। जो हमारा एनवायरमेंट है उसके अंदर जो चैलेंज आ रहे हैं उनको फेस करने के लिए। किसने किया था, यूएनओ ने किया था, जो हमारी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसने किया था। ओके, क्लियर। सतत विकास शब्द का पहली बार प्रयोग ब्रटलैंड आयोग ने 1987 में किया। क्लियर, ओके। हाँ, इस शब्द की उत्पत्ति हमारा साझा भविष्य नामक एक पत्र में हुई है। जो ये शब्द है ना, क्या शब्द है, सतत विकास, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, हमारा साझा भविष्य पत्र। ये याद रखना है आपको। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि जो सतत विकास है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से उसका जन्म हुआ, हमारा साझा भविष्य पत्र, आवर कॉमन फ्यूचर लेटर जो है उससे हुआ, जिसको किसने जारी किया था, ब्रटलैंड आयोग के द्वारा जिसको जारी किया गया था। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और आपके जितने भी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। और ये सीईटी का जो एग्जाम होगा ना, मेंस, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर भी जो एनवायरनमेंट के टॉपिक हैं वो ऐड हुए हैं। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या कहता है कि पर्यावरण से तात्पर्य वह स्थान जहां हम रहते हैं तथा विकास वह क्षेत्र जो हम सब की स्थिति सुधारने का प्रयास करता है। तो ये समझ में आया आपको। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जो यूनिटी है, किसकी यूनिटी, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की यूनिटी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की यूनिटी के रूप में कार्य करता है। तो पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण भाई वह स्थान है जहां पर हम रह रहे हैं, हमारे चारों तरफ का, और विकास जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। ये दोनों अपने आप से क्या करते हैं, कोरिलेटेड है। इन दोनों में क्या होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि जो ब्रटलैंड आयोग ने, अभी हमने देखा था कि ब्रटलैंड जो आयोग है उसने क्या किया था, हमारा साझा भविष्य जो पत्र था उसमें उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो कंसेप्ट है उसको दिया गया था। ओके, लेकिन इसके आधार पर 1992 में 1992 में जो ब्राजील है, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में एक अंतर्राष्ट्रीय सभा बुलाई गई थी, और इस योजना में एजेंडा 21 निर्धारित किया गया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि जो एजेंडा 21 है, क्या क्वेश्चन बनेगा, जो एजेंडा 21 है वो कौन सी, कहां पर उसकी जो सभा हुई थी वो कहां पर हुई थी और कब हुई थी, जिसके अंदर एजेंडा 21 को निर्धारित किया गया था। कहां हुई थी, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो नामक स्थान पर हुई थी। ओके, अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसके 2 कंसेप्ट होते हैं। कौन कौन से कंसेप्ट होते हैं उनको देखिएगा, कंसेप्ट ऑफ नेसेसिटी एंड कंसेप्ट ऑफ आइडियाज, कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनका कंसेप्ट, उनकी अवधारणा, एंड कंसेप्ट ऑफ आइडियाज, जो हमारे विचार हैं उनकी अवधारणा। 2 कंसेप्ट कौन कौन से हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके 2 कंसेप्ट होते हैं, कंसेप्ट ऑफ नेसेसिटी एंड कंसेप्ट ऑफ आइडियाज। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके कुछ गोल्स निर्धारित किए गए हैं, उसके क्या गोल्स, क्या किए गए हैं, गोल्स निर्धारित किए गए हैं, उसके कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, किस तरह से उसका मीन्स होता है, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, ये सब चीजें हमने पढ़ी है। लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सतत विकास जो लक्ष्य है वो कहाँ पर अपनाए गए थे। सतत विकास लक्ष्यों का अपनाने का फैसला संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में महासभा की बैठक में किया गया। जो सतत विकास लक्ष्य है उनको जो अपनाने का जो फैसला था वो संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में कहाँ किया गया था, महासभा की बैठक में। ये आपको याद रखना है कि जो SDG है, हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उनको अपनाने का फैसला किस की बैठक में किया गया था, तो किसकी बैठक में किया गया था, महासभा की बैठक में किया गया था। इसी तरह से क्वेश्चन निकालेगा और इसी तरह के क्वेश्चन में आप लोग फंसोगे। और अब फ्रेंड्स आप लोग पूछ रहे थे ना कौन सी बुक है, तो फ्रेंड्स ये कोई बुक नहीं है, ये मैंने मतलब काफी रिसर्च करने के बाद ये कंटेंट बनाया है। कम से कम आप लोग ये समझ लो कि 5-6 जगह से मिलाकर के ये कंटेंट बनाया है, और आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीजें मिल रही हैं। मुझे काफी जगह पर भटकना पड़ा है, उसके बाद ये कंटेंट बनाया है। इस कंटेंट को बनाने में आप लोग तो अब देख रहे हो तो आपका तो हाफ आवर लगेगा, लेकिन इसको बनाने में मेरे 3 से 4 घंटे लगे हैं। जो ये मैं वीडियो बना रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ, तो आप लोग प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, इतनी मैं गारंटी लेती हूँ, आपका जो भी पेड कोर्स होगा,
अगर आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन अगर पेड कोर्स से बाहर आ रहे हैं ना, तो मेरे भी इस कोर्स से बाहर आएंगे, अदरवाइज आपके क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। ओके। महासभा की बैठक न्यूयॉर्क में कब की गई थी फ्रेंड्स? 25 से 27 सितंबर 2015 में की गई थी, जहां पर एसडीजी जो सतत विकास लक्ष्य हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनको अपनाने का फैसला महासभा की बैठक में किया गया था। वो बैठक कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क में हुई थी। कब हुई थी? 25 से 27 सितंबर 2015 में हुई थी। क्लियर? अब आगे चलते हैं। इस बैठक में अगले 15 साल के लिए 17 लक्ष्य तय किए गए थे, जिन्हें 2016 से 2030 तक की अवधि में हासिल करने का निर्णय किया गया था। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो एसडीजी है हमारे, सतत विकास लक्ष्य हैं हमारे, वो कितने साल के लिए किए गए हैं? 15 साल के लिए। कि 15 साल में आने वाली जो 15 साल हैं कौन कौन सी? 2016 से 2030 तक इनको क्या कर लिया जाएगा? अचीव कर लिया जाएगा। कितने लक्ष्य रखे गए? 17 लक्ष्य रखे गए हैं आपके, 17 गोल्स इसके अंदर रखे गए हैं। इस बैठक में कितने देशों ने भाग लिया था? जो महासभा की बैठक न्यूयॉर्क में हुई थी, उसमें कितने देशों ने भाग लिया था? 193 देशों ने उसमें भाग लिया था। अब हम एक एक करके जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो हमारा पहला गोल है वो क्या है, दूसरा गोल है वो क्या है। तो ये भी आपको थोड़ा सा हिंट से इनको भी क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट डेवलपमेंट गोल्स है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी 1 है, वो क्या कहता है? शून्य गरीबी, यानी नो पॉवर्टी। इंग्लिश और हिंदी आपको बाईलैंग्वेज कंटेंट मिल रहा है। यानी जो गरीबी है, सबसे पहले जो सबसे पहला गोल है किसी भी देश का, जो 193 देशों ने भाग लिया था ना, उनका जो पहला गोल है वो क्या होना चाहिए? कि जो गरीबी है, जो क्या है फ्रेंड्स, गरीबी है, उसको हटाना है। सबसे पहले क्या हटाएंगे? गरीबी को हटाएंगे। गरीबी को क्या करेंगे? शून्य करेंगे। उसके बाद देखना, जब सबसे पहला हमें क्या याद रखना है? गरीबी को हटाना है। दूसरा, यानी गरीबी हटा रहे हैं, तो आप बताओ जब कोई गरीबी नहीं रहेगा तो भूखे मरेंगे लोग? नहीं। तो आपने पहला तो आपने याद कर लिया कि भाई शून्य गरीबी, ठीक है, गरीबी को हटाना है सबसे पहले। सेकंड, आपको अपने आप याद आ जाएगा भाई जब गरीबी हट जाएगी तो सबके पास क्या होगा? खाने के लिए खाना होगा, कोई भी भूखा नहीं मरेगा, यानी जीरो हंगर। जो सेकंड है वो आपको याद रख जाएगा कि भाई पहला तो ये हो गया, लेकिन सेकंड को आप लोग किस तरह याद रखोगे? कि जब कोई गरीबी नहीं है तो क्या होगी? भुखमरी भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ओके। अब देखो, ना तो पॉवर्टी है, ना तो गरीबी है, ना ही हंगर है। थर्ड को आप किस तरह से रिलेट करके याद रखोगे? उत्तम स्वास्थ्य एवं खुशहाली। अब पहला और दूसरा हमें याद हो गया, आपको मेरे साथ साथ ही याद हो गए होंगे कि सबसे पहले हमें गरीबी को खत्म करना है। जब कोई गरीबी नहीं रहेगा तो सबके पास क्या होगा? खाना होगा, यानी जो हंगर है वो भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। जब भाई गरीबी नहीं है, हंगर नहीं है, तो लोग कैसे रहेंगे? उनकी हेल्थ कैसी रहेगी? गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो थर्ड भी आपको याद हो गया होगा कि जब ना गरीबी होगी ना भुखमरी होगी तो लोग कैसे रहेंगे? उत्तम स्वास्थ्य एवं खुशहाली, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। ओके। अब देखो, ना तो भुखमरी है ना कोई गरीब है, उनका जो हेल्थ है वो भी अच्छी है। तो फ्रेंड्स वो क्या करेंगे? 4 नंबर पर क्या करेंगे? स्कूल जाएंगे। कहाँ जाएंगे? स्कूल जाएंगे। ये मैं सिर्फ आपको याद करने के उद्देश्य से बता रही हूँ, ऐसा इनका कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, जब ना गरीब है ना भुखमरी है, अच्छे हैं शरीर से, तो क्या करेंगे? वो स्कूल जाएंगे। उनको क्या मिलेगी? गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिलेगी। जब शिक्षा मिलेगी तो फ्रेंड्स आप बस इसी तरह से याद रखना, सबसे पहले भाई ना गरीबी होगी ना भुखमरी होगी, हेल्थ अच्छी होगी, तो स्कूल जाएंगे। स्कूल जाएंगे तो वो एजुकेटेड होंगे। एजुकेटेड होंगे तो जो लैंगिक समानता है वो आएगी, लैंगिक असमानता कम होगी, जो जेंडर इक्वलिटी है वो आएगी। ठीक है, जो आपस में जेंडर का जो भेदभाव है वो खत्म होगा। नंबर 6 आपको कैसे याद रखना है? नंबर 6 में आप लोग याद रख लीजिए स्वच्छ जल एवं स्वच्छता। स्वच्छ जल एवं स्वच्छता। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट कैसे याद रखोगे? नेक्स्ट याद रखना है आपको 6 से 6 यानी स्वच्छ 6। इस यहाँ पे क्या आएगा? 6 को क्या बोल सकते हैं? 6 बोल सकते हैं। 6 को क्या बोल सकते हैं? 6 बोलते हैं हिंदी में। और यहाँ पर क्या आ रहा है? 6 स्वच्छ, स्वच्छता, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता। तो इस तरह से आपको 6 वाला भी याद हो जाएगा। एग्जाम में आता है कि जो एसडीजी है उसका 6 पॉइंट क्या है, तो 6 गोल उसका क्या है? 6 किस में आया था? स्वच्छ जल एवं स्वच्छता। आपको याद हो जाएगा, याद रखने की ट्रिक बता रही हूं आपको।
सात, क्या आया फ्रेंड, सात, सात, सात से क्या होगा, सस्ता, सात, सस्ती एवं प्रदूषण मुक्त ऊर्जा, सस्ती एवं प्रदूषण मुक्त ऊर्जा, सात भी आपको याद हो जाएगा। सात में क्या है, सस्ता है, सात में क्या है, सस्ता है, यानी सस्ती एवं प्रदूषण मुक्त ऊर्जा। आपको जो 4 ऑप्शन मिलेंगे उनको देखने के बाद आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं SDG 8 की। जो SDG 8 है हमारा, वो क्या कहता है, उत्कृष्ट कार्य 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 से उत्कृष्ट, 8 से उत्कृष्ट, याद रख लेना, 8 से उत्कृष्ट, उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक संवृद्धि किसके अंदर आएगा, 8 के अंदर, 8 से उत्कृष्ट याद रखो। ओके, हो गई ट्रिक। नेक्स्ट देखिए 9 से, 9 से क्या होंगे फ्रेंड्स, नवाचार होंगे, 9 से क्या होंगे, नवाचार होंगे, नई नई टेक्निक्स आएंगी, बुनियादी सुविधाएं दी जाएगी। तो 9 से नवाचार, 9 से क्या याद रखोगे, नवाचार। जिस वाले ऑप्शन में नवाचार होगा उसको टिक कर देंगे। किसका नवाचार, उद्योग नवाचार एवं बुनियादी सुविधाएं। 9 से नवाचार, उद्योग नवाचार एवं बुनियादी सुविधाएं। तो 9 तक आपको याद हो गए। इसी ट्रिक से मैंने इनको याद किया है और इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको भी अच्छे से क्लास में ही याद हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं 10। किसकी बात करते हैं भाई, 10। 10 का मतलब बस, 10 का मतलब बस, यानी जो आर्थिक असमानता है उसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे। 10 का मतलब क्या याद रखोगे, बस। 10 का मतलब बस। अब किसको बस करो, जो आर्थिक असमानता है उसको क्या करो, बस करो। आर्थिक असमानता को क्या करो, बस। अब ये याद रखना, 10 बस। किसका बस करना है, आर्थिक असमानता। जो पैसे के आधार पर जो असमानता है उसको क्या करना है, बंद करना है, बस करना है, कम करना है। ओके, अब इतना तो थोड़ा बहुत तो आपको एफर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब 11वां जो है, 11 क्या है, सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर एवं मानव बस्तियों का निर्माण। इसकी मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई है तो इसको आप लोग ऐसे ही याद कर लीजिए। 11 में क्या होगा, सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर एवं मानव बस्तियों का निर्माण करना। किसके अंदर आ जाएगा, 11 के अंदर। अब चलते हैं 12 पे। 12 की भी मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई है। ठीक है, 12 के अंदर क्या है, 12 के अंदर है हमारा रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, जिम्मेवारी लेनी है कंजप्शन की और प्रोडक्शन की। रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। 13 से क्या हो गया, जलवायु परिवर्तन। 13 से जलवायु परिवर्तन। 14 से क्या होगा फ्रेंड, लाइफ ब्लो वाटर। 14 से लाइफ ब्लो वाटर। 14 और 15 दोनों को आपस में याद रखना। ठीक है, 14 और 15 में क्या है, 14 में है लाइफ ब्लो वाटर, 15 में क्या है, लाइफ ऑन लैंड। 15 में क्या है, लाइफ ऑन लैंड। 16 में क्या है, शांति। 16 से क्या आ गई, ऐसे याद रख, 16 शांति, 16 शांति। 16 से शांति और न्याय के लिए संस्थान, शांति और न्याय के लिए संस्थान। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। 17वां हमारा क्या कहता है, लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक भागीदारी। जो लक्ष्य प्राप्त करने हैं वहां पर सामूहिक साझेदारी रखनी है। ये नहीं देखना है कि भाई हम उस देश को नुकसान पहुंचा दे, उस देश को नुकसान पहुंचा दे, नहीं, सामूहिक साझेदारी करनी है। जो लक्ष्य हमें प्राप्त करने हैं उसके अंदर क्या रखनी है, सामूहिक साझेदारी रखनी है। तो ये हमारे SDG 17 जो हमारे सतत विकास लक्ष्य के 17 गोल थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। फ्रेंड्स बोलने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि जुकाम की वजह से नाक और गला बिल्कुल बंद है, लेकिन मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है तो इस प्रॉमिस को मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हर हाल में मैं इस प्रॉमिस को पूरा करूं, आपको डेली मैं क्लासेस दूं। क्योंकि फ्रेंड्स टाइम बहुत कम है और कभी KVS की तरह ना हो जाए कि फटाफट से एग्जाम आ जाए। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स कुछ और पॉइंट बच जाते हैं। सतत विकास लक्ष्य और भारत। जो सतत विकास लक्ष्य है और भारत है उसमें इसकी क्या कंडीशन है। तो भाई जो SDR जो हमारे सतत विकास जो लक्ष्य हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो रिपोर्ट आई थी 2021 में, उसके अनुसार भारत किस पायदान पर है, 120 नंबर पे है। टोटल कितने देश थे, 193, और भारत किस देश नंबर पर है, 120, यानी बहुत ही ज़्यादा नीचे है। तो आपको ये भी याद रखना है भारत की पोजीशन क्या है, 120 किस रिपोर्ट के अनुसार, SDR रिपोर्ट कब की भाई, 2021 की, इसको याद रखना है। भारत का सबसे खराब प्रदर्शन किसके अंदर है, SDG 10 और SDG 12 के अंदर। SDG 10 और SDG 12 में भारत का सबसे क्या है, खराब प्रदर्शन। अब देखो यहीं से देखो मैंने क्या बताया था आपको, 10 SDG 10 में क्या होगा, अभी आपको याद हो जाएगा भाई। 10 का क्या बोला था मैंने, बस करो, यानी जो आर्थिक असमानता है उसको कम करना, आर्थिक असमानता को बस करना। याद आ गया ना, इस तरह से आपको याद आ जाएंगे अगर आप 2 बार इस वीडियो को देख लोगे तो।
अब फ्रेंड्स, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने पढ़ लिए, गोल्स पढ़ लिए, हाउ टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हमारे पास टॉपिक क्या आता है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उनको हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है रिलायंस ऑन नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कि जो गैर परंपरागत सोर्स है। अब अभी जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा ना उसके अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जो हमारे सोर्सेज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, परंपरागत, गैर परंपरागत, यानी कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, उनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए रिलायंस ऑन नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कि जो हमारे परंपरागत रूप से चले आ रहे हैं, जो परंपरागत रूप से हमारे जो चले आ रहे हैं जो भी सोर्स ऑफ एनर्जी हैं उनको अवॉइड करें हम, और जो अभी ऐसे सोर्सेज जिनसे जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको के अंदर पोल्यूशन कम से कम हो उनका हम क्या करें, यूज करें। ठीक है, तो ऐसे सोर्सेज का हमें यूज करना चाहिए। तो वह वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपको मैं एग्जाम्पल की हेल्प से समझाती हूँ, ध्यान से समझना। भाई थर्मल पावर प्लांट से क्या बना रहे हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, पुरखों से बनाते आ रहे हैं। थर्मल पावर प्लांट से क्या बनाई हमने, इलेक्ट्रिसिटी बनाई। तो अब इलेक्ट्रिसिटी जो इससे जनरेट हो रही है वो क्या करती है, भाई थर्मल पावर प्लांट से क्या निकलेंगी, गैसेस निकलेंगी, जैसे कि ग्रीन हाउसेज गैसें, ठीक है, CO2 वगैरह निकलेंगी। तो वो क्या करेगी, हमारे एनवायरनमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कराएगी, नुकसान पहुंचाएगी। तो इसलिए हमें थर्मल पावर प्लांट की बजाय किसका यूज करना चाहिए, सोलर पावर का यूज करना चाहिए, सोलर एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाना चाहिए, विंड एनर्जी का यूज किया जाना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, थर्मल पावर प्लांट में क्या डालते हैं, कोयले डालते हैं, तो उससे पोल्यूशन ज़्यादा होता है। लेकिन सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी किसी भी तरह से हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा किसका यूज करना चाहिए, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या आ जाता है फ्रेंड्स, LPG एंड गोबर गैस इन रूरल एरियाज। जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर क्या होता है, चूल्हे पर खाना बनाते हैं, ठीक है, जो जानवरों के लिए खाना बनाया जाता है वो भी चूल्हे पर, जो मानव के लिए बनाया जा रहा है वो भी चूल्हे पर। तो उससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जब चूल्हे पर जला करके निकालते हैं तो क्या निकलता है, ज़्यादा से ज़्यादा धुआं निकलता है, एनवायरनमेंट को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए रूरल एरियाज में किसका यूज किया जाना चाहिए, LPG और गोबर गैस का। अब जो गोबर होता है, ठीक है, जानवरों का, तो उससे क्या करते हैं भाई, उपले बना लेते हैं। अब उसको जलाते हैं तो सीधा क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। लेकिन अगर उसी की जगह उस गोबर से क्या बनाई जाए, गोबर गैस बनाई जाए और तब वो यूज किया जाए तो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं करेगा। ओके, तो इसके लिए सरकार को क्या करनी चाहिए, स्टेप उठाने चाहिए और नागरिकों को भी इसमें साझेदारी दिखानी चाहिए। नेक्स्ट है CNG एंड बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स का यूज किया जाना चाहिए। अब जो पेट्रोल डीजल आप लोग जानते होंगे वो क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को नुकसान ज़्यादा पहुंचा रहे हैं, जबकि जो CNG है वो नुकसान कम पहुंचाती है। यहाँ पर आपको LPG और CNG की फुल फॉर्म भी याद रखनी है। LPG द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ओके, अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आ जाता है विंड पावर और सोलर पावर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था, विंड पावर और सोलर पावर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करें। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, जनसंख्या बढ़ रही है और सभी अपना अपना प्रॉफिट चाहता है, तो क्या करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं फ्रेंड्स, कि जो खेत हैं उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या डालते हैं, रासायनिक उर्वरक डालते हैं। क्यों डालते हैं, ताकि अच्छी फसल हो उसके। वो क्या करता है, एक तो जो हमारी मिट्टी है उसको पोल्यूट कर रहा है, सेकंड जो हमारा भूमिगत जल है, जो अंडरग्राउंड वाटर है, उसको भी क्या कर रहा है, पोल्यूट कर रहा है। कौन, रासायनिक उर्वरक, जो कि हम फर्टिलाइजर डालते हैं ना, यूरिया डालते हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, दो नुकसान कर रहे हैं। तो इसलिए जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जैसे कि गोबर को इकट्ठा करके उसके अंदर केंचुए डालकर जो ऑर्गेनिक जो खाद बनाई जाती है उसको बढ़ावा देना चाहिए। ठीक, और फ्रेंड्स यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बन जाता है कि किसान का मित्र का किसको कहा जाता है, जो केंचुआ जो होता है उसको क्या कहा जाता है, किसान का मित्र। केंचुए को, अर्थवर्म को किसान का मित्र कहा जाता है। स्टेबलाइजमेंट ऑफ मिनी हाइडल प्लांट्स, जो मिनी हाइडल प्लांट्स है वो लगाए जाने चाहिए। कंट्रोल ऑफ बायोपेस्ट, बायोपेस्ट से भी यही मतलब समझ लो कि जो खरपतवार उगाते हैं उसके लिए क्या करते हैं, केमिकल्स का यूज करते हैं उनको मारने के लिए, जबकि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वो भी क्या कर रहे हैं, केमिकल बढ़ा रहे हैं, भूमि को क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये सब इन सब चीज़ों को अगर हम अवॉइड करते हैं तो जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में हम जरूर क्या होंगे, एक दिन कामयाब होंगे।
अब फ्रेंड्स आगे आ जाता है चैलेंज ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट। जो इंडिया का एनवायरनमेंट है उसके सामने क्या क्या मुख्य चुनौतियां हैं, एसडीजी को प्राप्त करने में क्या क्या चुनौतियां हैं। देखो ये 4-5 चुनौतियां हैं जो मैंने नोट की हैं, इनको ध्यान से देखना। लैंड डिग्रेडेशन, जो जमीन है उसका क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, उसका अपघटन हो रहा है, उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों को काटा जा रहा है क्योंकि क्या हो रही है, पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो भाई इंक्रीज होगी तो रहने के लिए क्या चाहिए, जगह भी चाहिए। तो यानी जो फॉरेस्ट है उनको काटा जा रहा है। सोयल इरोजन, भूमि कटाव ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, पेड़ पौधे कट रहे हैं, तो भाई भूमि कटाव भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। बायोडाइवर्सिटी लॉस, बायोडाइवर्सिटी यानी जो जैव विविधता होती है वो कम होती जा रही है। जैसे कि अभी क्या है, गौरैया है वो एक लगभग लुप्त प्रजाति बन चुकी है, और भी काफ़ी सारे जानवर हैं जो कि लुप्त होते जा रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी है वो रहनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कल हमने क्या पढ़ा था, फूड चेन पढ़ा था ना, फूड चेन, फूड वेब, उनको रेगुलर रूप से चलाने के लिए बायोडाइवर्सिटी का होना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल्स यूज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो जो ईंधन है उनको यूज करेंगे, तो पोल्यूशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही है जिससे भी पोल्यूशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये सब इंडिया के जो एनवायरनमेंट है उसके सामने चैलेंज है, उसके सामने चुनौतियाँ हैं। तो फ्रेंड जो एसडीजी तो जो हमारा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमारा टॉपिक था, उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। एक बार मैं आप लोगों को क्विकली 2 मिनट में रिवीजन करवा देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है एसडीजी के अंदर। सबसे पहले हमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जो उसको डेफिनेशन पता होना चाहिए। सतत विकास, लगातार विकास, टिकाऊ विकास, ऐसा विकास करे जो टिकाऊ रह सके। उसके बाद हमने उसका जो कंसेप्ट है वो कहाँ से आया सॉरी फ्रेंड्स, उसका जो कंसेप्ट है वो कहाँ से आया, ब्रेटलैंड आयोग ने दिया। ब्रेटलैंड आयोग का गठन कहाँ पे हुआ, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, जो एसडीजी है उसके अंदर पर्यावरण और विकास है, उन दोनों को हमें लगातार साथ लेके चलना है। ये नहीं हम विकास के चक्कर में जो हमारा पर्यावरण है उसको क्षति पहुंचाते जाएं, हमें फ्यूचर जनरेशन का ध्यान रखना है। 17 हमारे एसडीजी थे, उनके बारे में पढ़ा। फिर एनवायरनमेंट के सामने हमारे इंडिया का जो एनवायरनमेंट है उसके साथ क्या क्या चैलेंजेज है, उनको किस तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी है। तो आई होप आप लोगों को ये कंप्लीट टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ और नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए फटाफट से लेकर के आती हूँ। और अब फ्रेंड्स आप लोगों से एक बात और पूछनी है, जो हमारा रोड सेफ्टी वाला जो चैप्टर है, रोड अवेयरनेस वाला, तो आप लोग क्या चाहते हैं, वीडियो दिन की 2 डाल दें तो आप लोग उनको देख लोगे, एक रोड अवेयरनेस की डाल दें और एक ईवीएस की डाल दें, तो दोनों सब्जेक्ट फटाफट से कवर हो जाएंगे। या फिर सीडीपी के जो हमारे 15 मार्क्स की आने वाली है उसको कवर करें। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके आइडियाज़ दीजिएगा, आप लोग जिस तरह से चाहेंगे ना उसी तरह से करेंगे। या फिर आप लोग बोलते हो पहले ईवीएस को कंप्लीट कर लो देन नेक्स्ट स्टार्ट करना, या फिर आप लोग बोलते हो कि दिन की 2 वीडियो आप अपलोड कर दो, हम लोग उनको देख लेंगे, अच्छे से उनके नोट्स बना लेंगे, हमारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोगों की जो राय है ना वो आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और कल आप लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए, आप सभी लोगों का धन्यवाद, मेरी वीडियो को प्यार दिया। आप लोगों ने जो मुझ पर विश्वास दिखाया है उस विश्वास को मैं ज़रूर बरकरार रखूँगी। एंड आप लोगों से मिलती हूँ किसी दूसरी वीडियो में। थैंक्स for watching this video.